नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। हमारा आज का विषय है अम्ल सारक एवं लवण। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अम्ल सारकों के बारे में आप छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। और अगर हम इनके बीच में अंतर करें तो जो सबसे आसान तरीका है वो है चक्कर। आप अम्ल और सारक के बीच में अंतर कैसे पता लगा सकते हैं? जो सबसे आसान विधि है, आप घर पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, स्वाद के द्वारा। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है और सारक का स्वाद कड़वा होता है। अब आप ध्यान कीजिए, टमाटर, इमली, नींबू, इन सब का स्वाद क्या है? खट्टा है। तो इसका अर्थ हुआ कि इन सब में क्या उपस्थित है? अम्ल उपस्थित है। इसी प्रकार साबुन, करेला, नीम, इन सब का स्वाद कैसा है? कड़वा है। तो इनमें क्या उपस्थित है? सारक उपस्थित है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हम सभी पदार्थों को चखकर ये पता लगा सकते हैं कि उनमें अम्ल है या सारक है? क्या ये विधि सही है? जी एकदम सही। ये विधि सही नहीं है, क्योंकि कुछ अम्ल और सारक बहुत प्रबल होते हैं और वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब हम ये कैसे जांच सकते हैं कि दी गई वस्तु में अम्ल है या सार है? तो आप समझ गए होंगे हमारा आज का क्या विषय है। हाँ भाई, सूचक। सूचक क्या है? सूचक ऐसे पदार्थ हैं जो सूचना देते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल है या सारक है। अगर आप देखें तो मैंने यहां पे सूचकों का वर्गीकरण किया हुआ है। सूचक, वर्ण सूचक, गंधीय सूचक। वर्ण सूचक यानी ऐसे सूचक जो अपने रंग में परिवर्तन करके यह सूचना दे कि दिए गए पदार्थ में अम्ल है या सारक है। और आप देखेंगे तो ये जो वर्ण सूचक हैं, ये फिर दो वर्गों में मैंने इन्हें बांटा हुआ है। एक तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर, अगर आप देखें तो कुछ सूचक प्रकृति में मिलते हैं, इन्हें हमने प्राकृतिक सूचक कहा है, जैसे कि लिटमस, हल्दी। और कुछ सूचक कृत्रिम है, संश्लेषित है, मानव द्वारा निर्मित है, तो उन्हें हमने संश्लेषित सूचक का नाम दिया है। और इसके उदाहरण मिथाइल ऑरेंज। और अब हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, दो प्रकार का है, लिटमस और हल्दी। लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। लाइकेन एक जीव है और लाइकेन से जो हमें विलयन प्राप्त होता है उसका रंग बैंगनी होता है। और जब इस बैंगनी रंग के विलयन में आप अम्ल डालते हैं तो हमें लाल लिटमस प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब लिटमस के विलयन में जो बैंगनी रंग का आप सारक डालते हैं तो हमें नीला लिटमस प्राप्त होता है। अब हम एक छोटी सी क्रियाकलाप करेंगे। देखिए बच्चों, ये मैंने एक विलयन लिया हुआ है। इस प्रकार के कई विलयन है मेरे पास। ये नींबू का रस लिया हुआ है। इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो क्या है ये? अम्ल है। अब मैंने कौन सा पत्र लिया हुआ है? लाल लिटमस पत्र। क्या लिया हुआ है? लाल लिटमस पत्र। और जब मैं इस लाल लिटमस पत्र को नींबू के रस में डुबोता हूं तो भी इसका रंग कैसा रहता है? लाल ही रहता है। रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अब मैं लाल लिटमस पत्र के स्थान पर एक नीला लिटमस पत्र लेता हूं और जब मैं इसको नींबू के रस में डुबोता हूं, ध्यानपूर्वक देखिए क्या परिवर्तन हुआ। नीला लिटमस पत्र किस में बदल गया? लाल में बदल गया। तो देखिए बच्चों, जब हम अम्ल में लाल लिटमस डालते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जब हम अम्ल में नीला लिटमस डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इसी प्रकार मैंने खाने के सोडे का विलयन लिया हुआ है। जब मैं इस खाने के सोडे में, देखिए, लाल लिटमस पत्र को डुबोता हूं तो रंग में परिवर्तन को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, कैसा रंग हो गया? लाल लिटमस रंग किस में बदल गया? नीले में बदल गया।
और इसी प्रकार जब मैं खाने के सोडे के विलयन में नीले लिटमस पत्र को डालता हूं तो रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो देखिए, ये मैंने परिवर्तन सारणीबद्ध किए हुए हैं। देखिए एक बार, जब हम लाल लिटमस को अमल में डुबोते हैं तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जब इसी लाल लिटमस को जब हम सारक में डुबोते हैं तो लाल लिटमस किस में बदल जाता है? नीले में बदल जाता है। इसी प्रकार से जब हम नीले लिटमस को अमल में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। लेकिन जब इस नीले लिटमस को हम सारक में डुबोएंगे तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक छोटा सा क्रियाकलाप और है। पेपर नैपकिन पे, टिश्यू पेपर पे मैंने हल्दी का घोल लगा लिया। अब इसके ऊपर मैं साबुन का घोल डालूंगा। रंग परिवर्तन को बच्चों ध्यान से देखना। जो हल्दी का रंग कैसा है? पीला है। अब मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं? साबुन का घोल डाल रहा हूं। कोई परिवर्तन नजर आया आपको? ये पीला रंग कैसा हो गया? लाल और भूरा। अब मैं दोबारा हल्दी का घोल लेता हूं और इस पे अमल डालूंगा। क्या रंग में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। तो इससे हमें दो बातों का पता चला। हल्दी भी एक सूचक है। हल्दी जब अमल के संपर्क में आई तो रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। हल्दी का रंग पहले भी पीला था, अब भी पीला है। लेकिन जब हल्दी सारक के संपर्क में आई तो रंग कैसा हो गया? भूरा और लाल हो गया। तो ये हमने छोटी गतिविधियां की। इसी प्रकार से जो संश्लेषित सूचक हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, ये रसायन मेरे पास मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं ये क्रियाकलाप भी मैं आपको करके दिखाता। लेकिन मैंने सारी जो भी क्रियाकलाप है उसको सारणीबद्ध किया हुआ है। आप देखिए, अमल और सारक। स्वाद आप सभी जानते हैं, अम्लों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। सारक का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। फिर हमने वर्ण सूचकों की सहायता से यह पता लगाने की कोशिश की कि दिया गया पदार्थ अमल है या सारक है। लाल लिटमस एक वर्ण सूचक है। लाल लिटमस जब अमल के संपर्क में आता है तो वो लाल ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब ये लाल लिटमस सारक के संपर्क में आता है तो लाल लिटमस किसमें परिवर्तित हो जाता है? नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। और इसी प्रकार से जब नीला लिटमस अमल के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और नीला लिटमस जब सारक के संपर्क में आता है तो नीला ही रहता है, रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से हल्दी वाला क्रियाकलाप था। हल्दी के रंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता जब वो अमल के संपर्क में आती। लेकिन जब हल्दी सारक के संपर्क में आती तो उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। आपने देखा भी होगा बच्चों, जब आप कई बार खाना खाते हो और सब्जी गलती से सफेद वस्त्रों पर गिर जाती है तो जब वो पीले रंग का दाग पड़ जाता है और जब आप उस पर साबुन लगाते हैं तो पीला रंग किसमें बदल जाता है? लाल भूरे रंग में बदल जाता है। इसी प्रकार से मेथिल ऑरेंज, जैसा कि नाम बता रहा है, मिथाइल ऑरेंज, इसका रंग कैसा है? ऑरेंज, नारंगी। और जब ये मिथाइल ऑरेंज जिसका रंग नारंगी है अमल के संपर्क में आता है तो नारंगी रंग किसमें बदल जाता है? गुलाबी रंग में बदल जाता है। तो वो पदार्थ अमल है। और जब ये मिथाइल ऑरेंज सारक के संपर्क में आता है तो वो नारंगी रंग किसमें बदल जाता है? पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से फिनोप्थलीन रंगहीन है। फिनोप्थलीन का कोई रंग नहीं होता। जब वो अमल के संपर्क में आता है तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब यही फिनोप्थलीन सारक के संपर्क में आता है उसका रंग कैसा हो जाता है? अब हम चर्चा करेंगे गंधीय सूचक के बारे में। जैसा कि नाम बता रहा है, गंधीय सूचक यानी ऐसे पदार्थ जिनमें अमल या सारक डालने पर उनके गंध में परिवर्तन हो जाता है। और जब गंध में परिवर्तन होगा तो हमें सूचना मिल जाएगी कि दिया गया पदार्थ अमल है या सारक है। अगर आप प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, आप जानते हैं कि प्याज में एक विशेष प्रकार की गंध होती है।
छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के पश्चात आप उसका रस निकाल लें और उस प्याज के रस में अगर आप सारक डाल दें तो प्याज की गंध गायब हो जाएगी। और अगर आप उस प्याज के रस में अमल डालते हैं तो वो गंध यथावत रहेगी, उस गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो प्याज का रस है वो क्या हो गया? सूचक हो गया। किस प्रकार का सूचक हो गया? गंधीय सूचक। उसकी गंध में परिवर्तन हो गया। जब आप प्याज के रस में सारक डालते हैं तो उसकी गंध गायब हो जाती है, और जब आप प्याज के रस में अमल डालते हैं तो उसकी गंध यथावत रहती है। इसी प्रकार से एसेंस, फ्लेवर, कई बार आपने देखा होगा बच्चों जो टॉफियां आती हैं उनमें अलग अलग स्वाद होता है, आइसक्रीम होती है उनमें अलग अलग टेस्ट होता है। हम बोलते हैं कि भाई ऑरेंज फ्लेवर है, इसमें वेनिला फ्लेवर है। तो इसी प्रकार से एक एसेंस होता है जिसे हम बोलते हैं वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस में भी यही होता है। अगर आप वेनिला एसेंस में, यानी एसेंस यानी खुशबू, तो वेनिला में, जिसमें वेनिला का स्वाद आए, वेनिला की खुशबू आए, उसमें अगर आप सारक डालें तो वो गंध गायब हो जाती है, और जब आप उसमें अमल डालें तो वो गंध यथावत रहती है। तो इस प्रकार से वेनिला भी क्या हो गया? एक प्रकार का गंधीय सूचक। सारक डालने पर वेनिला की गंध गायब हो जाती है और अमल डालने पर वो यथावत रहती है।